गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 9 विज्ञान में 9वां पाठ चल रहा था, बल और गति के नियम। पिछले वीडियो में हमने सवाल नंबर 7, 8 और 9 देखे थे। आज हम 10, 11 और 12 की आगे बात करेंगे। हमारा आज का सवाल है कि क्रिकेट मैच के दौरान मैदान में क्षेत्र रक्षक को तेज़ गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे की ओर क्यों ले जाता है। तो देखते हैं हाथ को पीछे की ओर क्यों ले जाता है। तो क्रिकेट मैच के दौरान मैदान में क्षेत्र रक्षक को तेज़ गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींचते हुए देखा होगा, क्योंकि इस प्रकार से क्षेत्र रक्षक गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय लगाता है। इस प्रकार गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है। इस कारण तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। अगर गेंद को अचानक रोका जाता है तो तीव्र गति से आ रही गेंद का वेग बहुत कम समय में शून्य हो जाता है, अर्थात गेंद के संवेग में परिवर्तन की दर अधिक होगी। इसलिए कैच लपकने में अधिक बल लगाना होगा, जिससे हो सकता है कि खिलाड़ी की हथेली में चोट लग जाए। तो दोस्तों यहाँ तक लिखना है। तो अपनी चोट से बचने के लिए कोई भी खिलाड़ी कैच को लपकते समय हाथ को पीछे की ओर ले जाते हैं। ठीक है, आगे 11 नंबर का सवाल देखेंगे हम लोग। न्यूटन की गति का तीसरा नियम हम अभ्यास करेंगे। न्यूटन की गति का तीसरा नियम और विभिन्न उदाहरण देकर समझाइए। न्यूटन की गति का तीसरा नियम यहाँ पर है हमारे पास कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तत्क्षणिक बल लगाया जाता है और ये दोनों बल परिमाण में सदैव समान होते हैं, लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम हो गया। इसके बाद थोड़ा सा समझाया गया है, देखते हैं। फुटबॉल के खेल में हम गेंद को तेज़ गति से किक मारने के क्रम में विपक्षी टीम के खिलाड़ी से टकरा जाते हैं। इस क्रम में दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पर बल लगाते हैं, अतः एवं दोनों ही खिलाड़ी चोटिल होते हैं। दूसरे शब्दों में कहेंगे तो किसी एकल बल का अस्तित्व नहीं होता और बल्कि ये सदैव बल युगल रूप में होते हैं। इन दोनों विरोधी बलों को क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल भी कहा जाता है। माना कि एक और उदाहरण है कि दो स्प्रिंग तुलाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है नीचे। ये देखिए चित्र में ये दो स्प्रिंग तुलाएं हैं, एक और दो, ए और बी, एक दूसरे से जुड़ी हैं। तुला बी का स्थिर सिरा दीवार से जुड़ा है। जब तुला ए के मुक्त सिरे पर बल लगाया जाता है, तब हम पाते हैं कि दोनों तुलाएं एक ही मान दर्शाती हैं, अर्थात तुला ए द्वारा तुला बी पर प्रयुक्त बल और तुला बी के द्वारा ए पर लगाए बल के परिमाण में समान हैं, परंतु इन दोनों बलों की दिशाएं परस्पर विपरीत हैं। इन दोनों बलों में से कोई एक बल क्रिया कहलाएगा और दूसरा बल जो है वह प्रतिक्रिया कहलाता है। अतः गति के तृतीय नियम को इस प्रकार भी व्यक्त किया जाता है कि किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यद्यपि यह अवश्य याद रखना चाहिए कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर एक साथ कार्य करते हैं। आगे चलते हैं। एक और उदाहरण है हमारे पास। माना कि आप विश्राम की अवस्था में हैं और सड़क पर चलना प्रारंभ करते हैं
तो द्वितीय नियम के अनुसार इसके लिए एक बल की आवश्यकता होती है जो आपके शरीर में त्वरण उत्पन्न करता है। यह बल जो है उसे पेशीय बल कहेंगे, जो आप सड़क पर लगाते हैं। क्या यह बल हम उसी दिशा में लगाते हैं जिस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं? तो नहीं। हम नीचे पृथ्वी की सतह को अपने पैरों से पीछे धकेलते हैं। सड़क भी आपके पैरों पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है जिसके प्रभाव से आप आगे बढ़ते हैं। और उदाहरण है हमारे पास, यह जानना आवश्यक है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल मान में हमेशा समान होते हैं, फिर भी ये बल एक समान परिमाण के त्वरण उत्पन्न नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक बल अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर कार्य करते हैं। और उदाहरण है, बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर एक बल निरूपित होता है और गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु विपरीत दिशा में बल लगाती है। इससे बंदूक पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होती है। चूँकि बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है, इसलिए बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से काफ़ी कम होता है। एक और उदाहरण भी है कि एक नाविक द्वारा नाव से आगे की ओर कूदने की स्थिति में भी गति के तीसरे नियम को प्रदर्शित किया जा सकता है। और नाविक आगे की ओर कूदता है तो नाव पर लगने वाला बल, प्रतिक्रिया बल, नाव को पीछे की ओर धकेलता है। एक और ये उदाहरण हो गया, ये बंदूक वाला उदाहरण हो गया, ये नाव वाला उदाहरण हो गया। तो ये हो गया हमारा 10वां सवाल, 11वां सवाल हो गया। सवाल नंबर 11, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। अब आखिरी सवाल हमारे पास है, उसको देखते हैं। सवाल नंबर 12 की बात करेंगे। संवेग संरक्षण का नियम लिखकर सिद्ध कीजिए। पहले सिद्ध करेंगे फिर लिखेंगे। संवेग संरक्षण, तो माना कि दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान है ma और mb एक ही सरल रेखीय दिशा में अलग अलग वेग क्रमशः ua और ub से गति कर रही हैं तथा उन पर कोई अन्य असंतुलित बल कार्यरत नहीं है। और ua जो हैं वह ub से अधिक हैं। दोनों गेंदें एक दूसरे से टकराती हैं, जैसा कि नीचे चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए, ये ma और ये mb, ये दोनों गेंदें एक दूसरे से टकराती हैं। तो माना कि टक्कर का समय है t, तो इस क्रम में गेंद A गेंद B पर कौन सा बल लगाएगी? FAB, तथा गेंद B जो है वह गेंद A पर बल लगाएगी FBA। और टकराने के बाद गेंद A और गेंद B का वेग क्रमशः होगा VA और VB। ये रहा इसका वेग VA और VB। ये FAB बल हुआ और ये FBA बल हुआ। आगे चलते हैं। तो गेंद A का संवेग टकराने से पहले और बाद कौन सा होगा? ये टकराने के पहले होगा और ये टकराने के बाद होगा। तो संवेग में परिवर्तन की दर होगी FAB के लिए इस प्रकार होगी, ma परिवर्तन की दर यानी यहाँ पे माइनस होगा VA माइनस UA। इसी तरह गेंद B के लिए संवेग के परिवर्तन की दर कुछ इस प्रकार होगी। ठीक है, जहाँ पर इसमें आप लोगों ने A दिखा था वहाँ पर इसमें B कर देना है, कुछ नया नहीं है। चलो आगे चलते हैं। गति के तृतीय नियम के अनुसार गेंद A के द्वारा गेंद B पर लगाया गया बल होगा FAB और B के द्वारा A पर लगाया गया बल होगा FBA। और वो दोनों बल एक दूसरे के बराबर और विपरीत होंगे, इसलिए बीच में बराबर का निशान और विपरीत होने के लिए माइनस का निशान आएगा। आगे चलते हैं। उसके बाद FAB, उसके लिए हमने ऊपर ही ये सूत्र बनाया था वो लिखेंगे, और
माइनस एफ बी ए के लिए ऊपर हमने सूत्र बनाया था वो लिखेंगे। फिर दोनों में से हमें समय टी को काट देते हैं। समय टी को काटने के बाद बटे में है वो कट जाएगा। फिर एम ए को वी ए से गुणा करेंगे, एम ए को यू ए से गुणा करेंगे। यहाँ पर इससे इसके साथ गुणा करेंगे और इसे इसके साथ गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे उसके बाद आप लोगों के पास ये समीकरण बन जाएगा। ये समीकरण जो है इसमें यहाँ पर u है यानी ये अंतिम हो गया वेग, और यहाँ पर v है यानी u है यानी प्रारंभिक हो गया, और ये v है यानी अंतिम वेग हो गया। ठीक है, तो टकराने के पहले गेंदे A और B का कुल संवेग ये होगा, और टकराने के बाद कुल संवेग होगा ये, और ये दोनों समान हो गए। तो हम पाते हैं कि जब गेंदों पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा है तो दोनों गेंदों का कुल संवेग बदलता नहीं है या कुल संवेग संरक्षित रहता है। इस प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। इसे संवेग का संरक्षण नियम कहते हैं। तो ये हो गया संवेग संरक्षण का नियम। यहाँ पर दोस्तों हमारा पाठ ख़त्म होता है, और इसके बाद सवाल जवाब हैं, पीछे तो नहीं करने हैं पीछे के सवाल, ये कुछ हल करने वाले सवाल है, अभी नहीं करेंगे। तो ये पाठ ख़त्म हो जाता है। आप लोग ये भी पढ़ के रखिए, बहुत अच्छी चीज़ है। आपने क्या सीखा ये पढ़ना चाहिए आप लोगों को। और 3 सवाल हो गए आज हमारे पास वीडियो में आ चुके हैं। उन सभी सवालों के जवाब अच्छे से लिखिए। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे 10वां पाठ। ठीक है, 10वें पाठ की अभी गुरुत्वाकर्षण की बात करेंगे अगली वीडियो में, गुरुत्वाकर्षण। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।